नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पर्यटन को मिलेगी नई दिशा, रतनपुर बनेगा पर्यटन कॉरिडोर। एयरपोर्ट विस्तार से बिलासपुर और सरगुजा में बढ़ेगी पर्यटन संभावनाएं। मनरेगा पर केंद्र सरकार के बदलावों पर सीडीओ का हमला, कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन ग्रामीण अधिकारों की रक्षा के लिए। जशपुर में 51 लाख की बड़ी चोरी का खुलासा, भतीजी मास्टरमाइंड निकली, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अचानक मठ टाइगर रिजर्व में वन्य जीव सुरक्षा पर विधायक धर्मजीत सिंह सख्त, बिना अनुमति हथियार रखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में पर्यटन को लेकर बनाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन और धार्मिक स्थलों को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए सरकार सुनियोजित रणनीति पर काम कर रही है। वर्तमान में रायपुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके बाद बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में पर्यटन विकास को लेकर नई दिशा में काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सिरपुर, भोरमदेव और बस्तर क्षेत्र में पर्यटन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, उसी तर्ज पर आने वाले समय में बिलासपुर के रतनपुर को भी पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही भविष्य में अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार की योजना भी है, जिससे सरगुजा अंचल में पर्यटन की संभावनाएं और मजबूत होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन को लेकर पूरी तरह सजग है और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सके। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने कांग्रेस द्वारा मनरेगा को लेकर किए जा रहे विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। देखिए, अभी तो विस्तार करना है। सबसे पहले पर्यटन के क्षेत्रों का विस्तार करना है। जहाँ तक कमाई का बात है, पर्यटन का जब विस्तार होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी इतने हमारे मोदी जी के द्वारा, चाहे पूर्व गृह मंत्री जी का स्टैचू बनाया गया या जितने अयोध्या में, काशी में और अपने महाकाल में मंदिरों में जो खर्चा किया गया, उससे वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर बहुत बढ़े और पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। हम भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों को काफ़ी विस्तार करें, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े। शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ भवन में ठहरे हुए थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ भवन में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की भी मौजूदगी रही। राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब राजेश अग्रवाल को सिंहदेव के वहां होने की जानकारी मिली। बताया जाता है कि राजेश अग्रवाल पूर्व में टी.एस. सिंहदेव के करीबी सहयोगी रह चुके हैं। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद दोनों अलग अलग खेमों में जरूर दिखाई दिए, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों की झलक इस मुलाकात में साफ नजर आई। जानकारी मिलती पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल स्वयं टी.एस. सिंहदेव के मिलने उनके पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उनके साथ मौजूद रहे। दोनों वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात भले ही शिष्टाचार भेंट बताई जा रही हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक स्थान पर दोनों नेताओं की मौजूदगी और आत्मीय मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है। आने वाले समय में इस मुलाकात का क्या राजनीतिक असर होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आइए क्या हाल चाल। और सब ठीक? हाँ। दौरा की रायपुर जा रहे हैं? नहीं, यहाँ एक राजभाषा का और उसके बाद 1000 वर्ष सोमनाथ के तो उसमें जलाभिषेक करना है सभी जगह। अच्छा अच्छा। उसी कार्यक्रम करके वो राजभाषा सोमनाथ मंदिर निर्माण के लिए 100 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर आज गंगानगर मंगला स्थित शिव मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री राजेश अग्रवाल तथा बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना की।
कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद एवं बेलपत्र अर्पित कर महादेव को आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात विधिवत आरती की गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि सोमनाथ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक भी है। ऐसे आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं और लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। विधायक सुशांत शुक्ला ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों से सामाजिक समरसता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालु ने बताया कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक वातावरण सुदृढ़ होता है और लोगों को मानसिक शांति मिलती है। आयोजन के सफल होने पर मंदिर समिति एवं स्थानीय नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। समाज कल्याण विभाग, जिला पुनर्वास केंद्र बिलासपुर, प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र बिलासपुर तथा एलिमिको अधिकृत विक्रेता विक्रय केंद्र कोरबा के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा बिलासपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री एवं सांसद बिलासपुर तोखन साहू रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बिला धर्मलाल कौशिक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी एवं महापौर पूजा विधानी उपस्थित रहीं। पूर्व चिन्हांकन के आधार पर 56 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एवं उनके आवश्यक सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके साथ ही भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार दिव्यांगजनों को सहायता सामग्री प्रदान की जाएगी। मुख्य अतिथि तोकन साहू ने दिव्यांगजनों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिद्धू ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलाव को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने शनिवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसे ऐतिहासिक और गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई योजना को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। इसके विरोध में कांग्रेस आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। शनिवार को कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिद्धू ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संगम पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई, तो उन्होंने भाजपा के द्वारा मनरेगा को खत्म कर व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कही। टी.एस. सिद्धू ने कहा कि मनरेगा एक केंद्रीय कानून था, जिसके तहत मजदूरी की 90% राशि केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे बदलकर केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 करना चाहती है। इतना ही नहीं, अब पहले राज्य सरकार को 50% राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में जमा करनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी जारी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में व्यवस्था मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता है। मनरेगा के कानून को, जिसमें रोजगार का अधिकार था, उसे ध्वस्त करके एक नए अधिनियम को पारित करके लागू किया जा रहा है, जिसमें राशि सीमित कर दी गई। पहले जो कानून था वो उस बात का गारंटी था कि जितना काम लोग विभिन्न परिस्थितियों में मांगेंगे उतना काम सरकार देगी। अब उसको कर दिया गया है कि इतना बजट होगा, केंद्र सरकार इतना ही देगी। पहले पूरी राशि लेबर की केंद्र सरकार से आती थी। उन्होंने अपनी जवाबदेही सीमित करके पूरा भार राज्य सरकारों पे डाल दिया है, जो इस स्थिति में नहीं है, आर्थिक स्थिति में, कि इस भार का भी वहन करें और अन्य विकास के कार्य भी करते रहे। मुख्य रूप से ये बातें हैं। बाकी और चीज़ें इसमें आम नागरिक को, जो समाज के आर्थिक संरचना में सबसे निचले पायदान पे रहता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राज्यों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। जब ये बोझ राज्यों पर पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें खर्च से बचने के लिए काम ही देना बंद कर देगी और नतीजतन मनरेगा योजना कागजों तक सिमट जाएगी। टी.एस. सिद्धू ने कहा कि मनरेगा योजना देश के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के लिए रोजगार का सबसे बड़ा सहारा रही है। कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी इस योजना ने करोड़ों मजदूरों को सम्मानजनक आजीविका दी। ऐसे में इस योजना को कमजोर करना सीधे सीधे गरीब मजदूरों के खिलाफ है। उन्होंने 100 दिन से 125 दिन काम देने के वादों को सिर्फ एक चालाकी करार दिया। सिद्धू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से लगभग
70% गांव में अघोषित रूप से काम नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है उनने साहू समाज के चुनाव में भाग लेके गलती की। हम अपने साथी के साथ हैं, कानून के दायरे में ये मामला है और कानून के दायरे में उनके साथ हम लोग खड़े रहे। मुझे हमेशा लगता है कि अपनी चिंता करनी चाहिए, वो अपनी चिंता करें, हम लोग अपनी चिंता करें। राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत औसतन सिर्फ 38 दिन का ही काम मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 100 दिन का काम कभी दिया ही नहीं गया तो 125 दिन का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। सीधेओ ने कहा कि मनरेगा मजदूरों का कानून अधिकार था, जिसे अब एक प्रशासनिक सहायता में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। इससे मजदूरों का अधिकार खत्म होकर उनकी स्थिति सरकार कृपा पर टिक जाएगी। उन्होंने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वीबीजी राम जी में कहीं भी भगवान राम नहीं है, यह सिर्फ एक फुल फॉर्म है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। भाजपा एक बार फिर राम के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जोन के राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को 100% वसूली के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग 2.5 माह शेष रहने के मद्देनजर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शेष राजस्व की वसूली समय सीमा के भीतर पूरी की जाए, अन्यथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास भवन स्थित दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित बैठक में निगम कमिश्नर ने एआरओ, आरआई और एआरआई के कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक आरआई के साप्ताहिक लक्ष्य तय करने और हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने बकायों की राशि और बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर उनसे सख्ती से कर वसूली करने को कहा गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरआई और एआरआई को सम्मानित करने की भी घोषणा की गई। निगम कमिश्नर ने सभी राजस्व कर्मियों के लिए नए पहचान पत्र बनवाकर अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिए। वहीं नागरिकों की सुविधा के लिए घर बैठे ऑनलाइन टैक्स भुगतान की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। करदाता निगम के पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और रसीद पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए भी भुगतान और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया गया है। खासकर नए शामिल के वार्डों में बिना अनुमति जमीनों की खरीद फरोख्त और अवैध कॉलोनियों के मामलों ने निगम प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अवैध प्लॉटिंग न केवल शहर के मास्टर प्लान को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आम लोगों को भविष्य में कानूनी विवादों और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे गंभीर समस्याओं में भी फंसा रही है। इन हालात को देखते हुए नगर आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने शहर व्यापी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्वयं कई वार्डों और जोनों का निरीक्षण किया जब बिना लेआउट स्वीकृति के प्लॉटिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इसके बाद सभी जोन कमिश्नरों को नियमित जांच कर रिपोर्ट निगम मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। निगम प्रशासन के अनुसार कार्रवाई 3 चरणों में होगी। पहले चरण में अवैध प्लॉटिंग की पहचान की जाएगी, दूसरे चरण में संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे और इसके बाद नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई के तहत अवैध प्लॉटिंग को सील करना, सड़क, नाली और अन्य सुविधाएं रोकना, साथ ही जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराना भी शामिल है। नए वार्डों में ड्रोन सर्वे, फील्ड निरीक्षण और शिकायतों के आधार पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। निगम आयुक्त ने साफ कहा कि अवैध प्लॉटिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगम की इस सख्ती से जहां भू माफियाओं में हड़कंप है, वहीं आम नागरिकों को उम्मीद है कि बिलासपुर का विकास अब नियोजित और सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ेगा। नहीं, अभी देखने में आया था, मैं 1-2-3 वार्डों का विजिट भी किया था, कुछ जोन्स का विजिट किया था। मैंने सभी जोन कमिश्नर को यहाँ से निश्चित किया गया है आप तुरंत जिस प्रकार से लीगल प्लॉटिंग या अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं उसको आप लोग कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद में अगर लगातार एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी करें ताकि अवैध प्लॉटिंग को रोक लगाया जा सके। निगम प्रशासन की इस निर्णायक कार्रवाई से साफ है कि बिलासपुर में अब अवैध प्लॉटिंग के लिए कोई जगह नहीं। प्रशासन की सख्ती जहां नियम तोड़ने वालों के लिए चेतावनी है, वहीं आम नागरिकों के हित में यह कदम शहर को व्यवस्थित, सुरक्षित और योजनाबद्ध विकास की दिशा में आगे ले जाने की उम्मीद भी जगाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्री शिकायत निवारण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय रेलवे के सभी जोनों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को रेल मदद डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पहला स्थान मिला है, जिसके लिए उसे प्रतिष्ठित रेल मदद शील्ड से सम्मानित किया गया। रेल मदद भारतीय रेलवे का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए यात्री स्वच्छता, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, खान पान सहित अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें मोबाइल ऐप,
वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर 139 और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सम्मान, मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम, समयबद्ध कार्रवाई और यात्री केंद्रित कार्यशैली के लिए दिया गया। यह रेल मदद शील्ड माननीय रेल मंत्री द्वारा 70वें रेलवे सप्ताह केंद्रीय समारोह AVRSP 2025 के दौरान 9 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रदान की जाएगी। इस सम्मान को रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेल मदद ऐप 139 और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हर यात्री शिकायत पर रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर रेल मंडल इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे भी यात्री सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। पैसेंजर ग्रीवांसेस को हैंडल करने का जो रेलवे का जो माध्यम है, रेल मदद ऐप जो है या फिर 139 या ट्विटर या सोशल मीडिया के थ्रू जो हम इनवाइट करते हैं, तो उसका निस्तारीकरण जो रहता है उसको रिकॉर्ड टाइम पर और अच्छी तरीके से एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ क्लोज करने के लिए एक ओवरऑल रैंकिंग होता है कि कौन सा डिवीज़न या कौन सा जोन सबसे बेहतरीन इसमें काम किया है। तो ये बताते हुए हर्ष की बात है कि SECR को पूरे भारतवर्ष में रेल मदद का अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसे अति विशिष्ट एक प्रकार का एक अवार्ड है जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें SECR जोन को चुना गया है और उसमें बिलासपुर डिवीज़न का परफॉर्मेंस बिल्कुल SECR के परफॉर्मेंस जैसा ही है, ये इसका पार्ट है। तो एक गर्व की बात है कि यहाँ पे रेल मदद के जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उसको संजीदा तरीके से लेते हुए उसका निस्तारण जो है समय में, अवधि के अंदर और क्वालिटी तरीके से किया जाता है। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।